Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to study our second chapter of class 10th geography, that is forest and wildlife resources. So first of all, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम। और अगर आपको क्लास 10th से रिलेटेड किसी भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नोट्स के लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको आपके सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स जंप इनटू द चैप्टर। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था अबाउट रिसोर्सेज, तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट मीन्स जंगल और वाइल्ड लाइफ मीन्स जो भी वहां पर जीव जंतु रहते हैं। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कैसे हमारे लिए रिसोर्सेज हैं और कैसे हम इनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो अभी अगर हम अपने आसपास नजर घुमाएं तो हमें पता लगेगा कि हमारी अर्थ पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं रहते, बल्कि ह्यूमन बींग्स के अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो वाटर एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं और सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अब जितनी भी ये वैरायटी ऑफ लाइफ है अर्थ पर, सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और प्लांट्स भी सनलाइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। तो सभी एक वेब फॉर्म करते हैं और बैलेंस बनाकर रखते हैं। इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन्स जितनी भी वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती हैं फ्लोरा एंड फौना की, उन्हें हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट हम में से बहुत सारे बच्चे बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो लेट मी टेल यू कि इकोसिस्टम क्या होता है। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स और साथ में एयर, लैंडस्केप जैसे फैक्टर्स को इंक्लूड करके जो भी वहां पर लाइफ पॉसिबल हो रही है, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में सभी बायोटिक और एबायोटिक को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडेड होते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। तो हम ये बात भी समझ सकते हैं कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। इंडिया भी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इंडिया में वर्ल्ड की 8% स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, जो होती हैं अराउंड 1.6 मिलियन। लेकिन हमारे लिए एक शर्म की बात भी है, इतनी सारी स्पीसीज होने के बावजूद भी हम उन्हें सेफ नहीं रख पा रहे हैं। 10% फ्लोरा एंड 20% फौना खतरे में आ गए हैं, जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट और प्लांट्स भी जैसे मधुका इंसिग्नेसिस। और तो बाकी कोई नहीं बता सकता कि कितनी सारी स्पीसीज ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी हैं। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बहुत सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में, लेकिन जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका तो कोई नहीं बता सकता कितनी स्पीसीज आकर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो चलो अब जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बारे में। बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ स्पीसीज होती हैं, जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे फर्स्ट है नॉर्मल स्पीसीज। तो जो भी स्पीसीज नॉर्मली मिल जाती हैं, मतलब जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है और उन्हें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, उन्हें हम बोलेंगे नॉर्मल स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज। तो इनकी पॉपुलेशन नॉर्मल स्पीसीज से थोड़ी कम होती है। तो जो स्पीसीज धीरे धीरे कम हो रही है और हो सकता है वो फ्यूचर में आगे जाकर फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाए, उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। इसके बाद थर्ड है एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये वो स्पीसीज होती हैं जो बहुत तेजी से कम होती जा रही हैं और अगर इनको ना बचाया जाए तो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं, मतलब खत्म भी हो सकती हैं, जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो एक्सेट्रा।
इसके बाद नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज। तो ये वो स्पीसीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन को ह्यूमन बींग्स की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि ये तो खुद ही कहीं कहीं पर मिलती हैं। मतलब ये तो खुद ही रेयरली मिलती हैं, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल एटसेट्रा। इसके बाद फिफ्थ है एंडेमिक स्पीसीज। तो ये स्पीसीज होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं। मतलब रेयर स्पीसीज तो थी कि वो कम ही मिलती हैं, लेकिन एंडेमिक स्पीसीज होती है जो एक सिर्फ पर्टिकुलर जगह पर ही मिलती हैं, जैसे अंडमान टील। तो ये सिर्फ अंडमान में ही मिलता है। लेकिन जो निकोबार पिजन है ये सिर्फ निकोबार में ही मिलता है। और नेक्स्ट मिथुन, तो ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है। तो इन्हें हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीसीज है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसका मतलब होता है जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मतलब खत्म हो चुकी हैं एक पर्टिकुलर रीजन, एक किसी कंट्री से, कॉन्टिनेंट से या फिर पूरी अर्थ से ही, उन्हें हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक एटसेट्रा। तो एशियाटिक चीता वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल था जो कि 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता था। लेकिन 1952 के बाद इसको इंडिया से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, जिससे कि फॉरेस्ट एनिमल्स फिर सिटीज या टाउन्स में एंटर करते हैं और इनकी हंटिंग की जाती है। इनको बुरी तरह से फिर मार दिया जाता है। बहुत से ह्यूमन बीइंग्स इन बड़े बड़े एनिमल्स को मारकर खुद को सुपीरियर भी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, चीता एटसेट्रा। ऐसे एनिमल्स को मारकर ये खुद को बड़ा बलवान दिखाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट के नाम पर भी ह्यूमन बीइंग्स ने फॉरेस्ट लैंड को अपने पर्सनल यूज के लिए कन्वर्ट कर लिया है। सबसे ज्यादा तो इंडियन फॉरेस्ट को डैमेज कॉलोनियल रूल के टाइम पर किया गया था। जब इंडिया को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना लिया था तो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इंडिया में नई नई डेवलपमेंट स्कीम्स लाई जिनसे उनका बेनिफिट हो सके। उसके लिए वो फॉरेस्ट को काट रहे थे, जैसे रेलवेज बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि वो अपनी कंट्री में तो सिर्फ इंडस्ट्रीज बनाते थे, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए वो इंडिया को टारगेट करते थे। नेक्स्ट, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए भी और माइनिंग एक्टिविटीज के लिए भी। माइनिंग मीन्स जब अर्थ में से प्रीशियस मिनरल्स निकाले जाते हैं उसे हम बोलते हैं माइनिंग। इससे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और सॉइल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी इन एक्टिविटीज का सिलसिला चलता रहा और डेवलपमेंट के लिए हम अपने एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को खत्म करते गए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 1950 से 1980 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। अगर हम अपने हरियाणा, पंजाब स्टेट्स के आसपास देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट कितने कम है यहाँ और ज्यादातर फार्मिंग ही की जाती है। और एक और प्रैक्टिस जिसकी वजह से भी फॉरेस्ट लैंड को खतरा होता है, जिसको बोला जाता है झूमिंग, या हम बोल सकते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्रॉप्स को ऊपर ऊपर से काटकर बाकी के पार्ट को बर्न कर दिया जाता है, जिससे कि सोइल इरोजन भी होता है और एनवायरमेंट पोल्यूशन तो होता ही है। नेक्स्ट रीजन हम मान सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। जैसे 1951 से अराउंड 5,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर दिया गया था जस्ट फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट रीजन हम मान सकते हैं ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ये इतना ज्यादा तो इफेक्ट नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत तो इनको भी हम रीजन मान सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं कि जो हम ये फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, इनसे हम पर क्या इफेक्ट हो रहे हैं, हम क्या क्या अपना लूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अभी जैसे हम तो अपने घर में मस्त बैठे हैं
और हमें तो सारी चीजें इजिली एक्सेसिबल हो जाती हैं, लेकिन हमारे अलावा एक और कम्युनिटी होती है जिनको बोला जाता है ट्राइबल कम्युनिटी। तो हम अपने स्वार्थ की वजह से अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इनकी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहती है। उनका सारा काम फॉरेस्ट से ही कंप्लीट होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नीड्स के लिए इनके कल्चर को खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट है वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। तो जैसे अगर आपने रूरल एरियाज में देखा हो कि वहां पर घर में जितने भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं, जो भी खाना बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना हो, जैसे लकड़ी, पानी एक्सेट्रा, तो ये सब काम औरतों को ही करना पड़ता है। भले ही आज रूरल एरियाज में एडवांसमेंट आ गई हो, लेकिन अगर हम अपने कुछ राजस्थान, बिहार साइड के कुछ गांव देखें तो आज भी वहां पर ऐसे ही होता है। उन्हें पाने के लिए भी 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। इससे सूखा पड़ना, फ्लड, पॉवर्टी जैसी बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं। अभी नेक्स्ट हमने ये तो जान लिया कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता ही है। तो अभी हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये नहीं है कि इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई है। गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हर कोई इन प्रॉब्लम्स को उठाता है, इनके बारे में बातें करता है, लेकिन सॉल्यूशन के टाइम पर काम अधूरा ही रह जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट को 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके अंदर सभी एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट बनाकर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी। इसके चलते हंटिंग को भी बैन कर दिया गया था और जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता था, मतलब जो जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, उसको भी रोका गया। नेक्स्ट, इसके अंदर गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनवाई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क कैसे दोनों अलग अलग होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो मतलब होता है जैसे कोई एनिमल एक पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा मिलते हैं तो गवर्नमेंट उस एरिया को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती और ना ही यहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है उनकी बाउंड्रीज अच्छे से फिक्स की जाती है और इस एरिया में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं की जाती। नेक्स्ट, अभी जो हमारा ये वाइल्ड लाइफ एक्ट था, इसमें 1980 में एक और सुधार लाया गया और जो हमारी बटरफ्लाईज होती हैं, मोथ्स होते हैं, बीटल्स होती हैं और जो ड्रैगन फ्लाईज होती हैं, इनको भी इस प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में ऐड किया गया और 1991 में प्लांट्स को भी ऐड किया गया। प्लांट्स की 6 स्पीसीज को भी इसके अंदर ऐड किया गया। तो ऐसे ही गवर्नमेंट बहुत सारे लॉस और स्कीम्स लाती रही। हमारे टाइगर, वन ओन डायनासोर्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एशियाटिक लायन जैसे बहुत सारे एनिमल्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है जो बेसिकली कैट फैमिली से बिलोंग करता है। 1973 में अथॉरिटीज को ये पता लगता है कि टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से 1,827 हो गई है और टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि इनका ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा था। सेकंड, जो टाइगर फूड होता है, मतलब जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो भी कम होते जा रहे थे। थर्ड, ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी और जो टाइगर की स्किन होती है या जो उनके बोन्स होते हैं, उनको भी ह्यूमन बींग्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते जा रहे थे। इसी को रोकने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया और टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया गया। इंडिया में 27 टाइगर रिजर्व्स हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स भी हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट,
अभी हम चैप्टर में तब से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ करते जा रहे हैं, लेकिन हमने ये तो जाना ही नहीं कि फॉरेस्ट को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहां ह्यूमन बींग्स को एंटर करने की कोई परमिशन नहीं होती और यहाँ कोई भी हंटिंग ग्रेजिंग जैसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये भी वैसे तो गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं, लेकिन अगर हम परमिशन लेकर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन हंटिंग तो हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी नहीं कर सकते। तो लास्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब जिन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती बल्कि कोई भी इनके अंदर जा सकता है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अंडर हो सकते हैं ये फॉरेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि लोकल कम्युनिटीज कैसे प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेस्ट को। हमने ये तो देख लिया कि गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करती है, अभी हम देखते हैं कि लोकल कम्युनिटीज ने कैसे अपने स्टेप्स उठाए, कैसे उन्होंने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज होती है उनके लिए फॉरेस्ट उनके घर के समान होते हैं। इसी के चलते राजस्थान के एक अलवर डिस्ट्रिक्ट में वहां 5 गांव के आदमियों ने 1200 हेक्टेयर एरिया ऑफ फॉरेस्ट को भैरव देव डाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने खुद से ही लॉज बनाए और हंटिंग को वहां पर रोका और किसी भी बाहर वाले को वहां पर एंटर नहीं करने देते थे। इसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा ही फेमस चिपको मूवमेंट भी है और बीज बचाओ आंदोलन भी, जिसके चलते प्लांट्स को बचाया गया। इसके बाद है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज एक साथ मिलकर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इस प्रोग्राम को 1988 में ओडिशा से शुरू किया गया था। हर एरिया के बारे में वहाँ के लोकल कम्युनिटीज को ही ज्यादा पता होता है कि हमारे एरिया में किस चीज की कमी है, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छे से हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट रखेंगे, उतना ही हम अच्छे से अपनी लाइफ जी पाएंगे। अर्थ सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की नहीं है, बल्कि हर एक लिविंग बीइंग, वाटर, प्लांट, एयर का भी उतना ही हक है जितना एक ह्यूमन बीइंग का है। हम सब तो सिर्फ इन सब चीजों का यूज करते हैं। सो सेव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसी के साथ हमारा ये बड़ा ही हेल्पफुल चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then please share it with your classmates and please do subscribe my channel.